आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शिक्षक भर्ती के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसमें हिंदी, गणित, सीडीपी और कंप्यूटर अंग्रेजी के एक एक जो क्वेश्चन है जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुदित का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अनुदित का जो संधि विच्छेद है वो जैसे कि अपन हम यहाँ पे समझने का प्रयास करें तो अनु प्लस उदित, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अनु प्लस उदित इसका संधि विच्छेद होगा। और ये अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें किस प्रकार का संधि है, तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर अनु आ रहा है तो लास्ट में उ आ रहा है और उदित में भी लास्ट में उ आ रहा है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनु प्लस उदित। और इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं ऊ का उच्चारण बार बार हो रहा है। जैसे यहाँ पर अनु है तो लास्ट में ऊ आ रहा है, उदित का भी ऊ आ रहा है। तो इस प्रकार कोई भी जो समान स्वर है अगर उसका जो है रिपीट होता है समान स्वर, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें कंप्यूटर का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है किसी फाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए क्या दबाएं। जैसे कि हम कंप्यूटर जब चलाते हैं तो कंप्यूटर में आप देखते हो कि कोई भी चीज़ है, अगर कोई एक फ़ाइल है, उस फाइल में हम कोई भी डेटा अगर अपन लिख लिए, अब उसको डिलीट करना चाहते हैं तो पूरी फाइल को जब हम डिलीट करते हैं तो डिलीट से उसको जब हम डिलीट कर दिए डिलीट बटन से, तो वो रिसाइकल बिन में जा कर के सेव हो जाता है। लेकिन एक ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में हम देखते हैं कि अगर उसको उपयोग करें तो वो रिसाइकल बिन में जाता ही नहीं। तो शिफ्ट प्लस डिलीट बटन है, अगर इसको हम दबा दें तो वो जो फाइल है वो डिलीट तो होगा लेकिन वो रिसाइकल बिन में सेव नहीं होगा, वो पूरे कंप्यूटर से ही डिलीट हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा जैसे हम देखते हैं, इसे गणित का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन जिसकी लंबाई 300 मीटर है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 300 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। इसको अगर हम समझना चाहें तो ध्यान रखेंगे, गणित में कभी भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो एक सूत्र है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इस सूत्र का प्रयोग कहीं ना कहीं इस प्रश्न में होता ही है। तो प्रश्न में तीन चीज़ें ध्यान से समझेंगे, चाल है, दूरी है और समय। इस तीनों में से किसी भी दो का मान जब हमको पता हो तो तीसरा का मान निकालना हो तो हमेशा इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जब क्वेश्चन में जो दिया गया है पूछा गया है उसको एक बार लिखते हैं, फिर समझ आएगा कि प्रश्न को कैसे बनाना है। प्रश्न में सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया है एक ट्रेन जिसकी लंबाई 600 मीटर है। तो यहाँ पर जो ट्रेन है ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई की अगर हम बात करें, ट्रेन की लंबाई ये दी हुई है 600 मीटर। क्वेश्चन में उसके बाद दिया हुआ है 72 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर चाल का मान दिया हुआ है, तो चाल का यहाँ पर जो मान है वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्वेश्चन में कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ हो और बाकी जो इकाई है वो मीटर और सेकंड में हो तो हमेशा जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है। तो प्रश्न में चाल का जो मात्रक है वो किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो इसको जब भी मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 का गुणा करना होता है। तो यहाँ से चाल का जो मान है इसको अगर हम सॉल्व करें तो 18 कम 18, 18 चौक 72, तो हो जाता है 4 और यहाँ पर गुणा 5, मतलब कि यहाँ पर चाल का मान हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। तो ट्रेन की लंबाई पता चल गई, चाल पता चल गया। प्रश्न में एक और चीज़ दिया हुआ है, प्रश्न में क्या बोल रहे हैं हम 300 मीटर लंबी सुरंग को पार, तो 300 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रहे हैं तो सुरंग की लंबाई भी इसमें दिया हुआ है।
तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो लंबाई होगी वो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, उस दोनों को हम आपस में जोड़ देंगे, वो कुल लंबाई होगी। तो यहाँ पर जैसे मैं सूत्र लिखता हूँ, चाल बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल यहाँ पर है 20, जिसको हमने अभी निकाला है, 20 बराबर दूरी की बात करें तो ट्रेन की लंबाई है 600 प्लस सुरंग की लंबाई है 300, इसलिए दोनों को यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, बटे समय, समय का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 बराबर 900 बटे समय, इतना आ गया। अब बाकी रेस करके देखते हैं, इसको सॉल्व करके समय का मान यहाँ से निकालेंगे। तो जैसे कि बाकी को मैं मिटा देता हूँ, 20 बराबर 900 बटे समय, इसको अपन यहाँ पर लिखते हैं, इतने जगह को मिटा करके 20 बराबर 900 बटे समय। तो यहाँ से समय का मान हम जब निकालेंगे तो वो हो जाएगा 900 बटे 20। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा यहाँ पे, 90 बटे 2 मतलब 90 का आधा हो जाएगा 45। और ये पूरा प्रश्न में जो समय है वो सेकंड में आएगा, क्योंकि जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन उसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए थे, इसलिए 45 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45 सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली बालक, उसकी पहचान क्या है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो शैक्षिक लब्धि, बुद्धि लब्धि, समायोजन और संवेग, इसके बारे में बताया गया है। तो आप सब सीडीपी का जो अध्ययन कर रहे हैं वो जान रहे होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है बुद्धि लब्धि। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। बुद्धि लब्धि को अपन इंग्लिश में कहते हैं इंटेलिजेंस कोशेंट, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IQ। तो IQ का जो सूत्र होता है वो होता है MA/CA इंटू 100। टर्मन नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये फार्मूला दिया हुआ था। तो IQ का फार्मूला हो जाता है MA/CA इंटू 100। MA का मतलब होता है मेंटल एज, CA का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। मेंटल एज मतलब उसकी मानसिक आयु क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है कि वास्तव में वो कितने उम्र का है। उदाहरण से समझते हैं, मान लो कोई बच्चा है, उम्र है उसकी 10 साल, उम्र है उसकी 10 साल, लेकिन उसका व्यवहार है 12 साल के बच्चे के जैसा। तो उसका अगर हम IQ निकालना चाहें तो उसको लिखेंगे MA मतलब मेंटल एज। तो उसका जो मेंटल एज है मतलब उसका जो मस्तिष्क है वो 12 साल के बच्चे के जैसा है। तो MA की वैल्यू 12 हो गई। CA का वैल्यू यहाँ पे 10 होगा, क्योंकि उसके वास्तविक जो उसकी उम्र है वो 10 साल है, तो वो क्रोनोलॉजिकल एज है, वो 10 हो गई। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको 100 से गुणा करते हैं तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। तो यहाँ पर IQ का जो मान आएगा वो हो जाएगा 12 इंटू 10, इसका मतलब हो जाएगा 120, मतलब कि 120। तो बच्चे की बुद्धि लब्धि या IQ का मान 120 है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुद्धि लब्धि। इंग्लिश में इसको बोलते हैं IQ। ठीक है, अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि द बुक इज ऑन द टेबल। इसका आंसर ऑन होगा, ऑन द टेबल। कहीं पे भी आप जब भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर आप देखते होंगे
कि बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसको कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है कि ऑन है, इन है, एट है, बाय है। तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, बार बार इसको पढ़ेंगे तो ये चीज़ें याद भी हो जाती हैं, क्योंकि चीज़ों को एकदम एग्जैक्ट समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर एट के बारे में अगर हम बताएं तो एट क्या होता है, किसी निश्चित समय के लिए यूज़ होता है। तो 8 5 o'clock एक निश्चित समय के लिए। एट का प्रयोग छोटे जगह के लिए होता है, जैसे कि द एट द बस स्टॉप बोल सकते हैं, बस स्टॉप, छोटी सी जगह है बस स्टॉप, उसके सामने एट का प्रयोग कर रहे हैं। किसी त्यौहार या कोई खास अवसर है उसको बताने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हो जाता है एट दीपावली, दीपावली, उसके लिए एट का यूज़ करते हैं। कोई कीमत है, गति दर बताने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई कार है वो 60 की स्पीड से जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं कि 860 km/h। कोई लक्ष्य दिशा बताना है उसके लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि अपन बोल सकते हैं एम एट द टारगेट, लक्ष्य की ओर निशाना साधना। तो ये एट का प्रयोग हो गया। तो यहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। तो अगर देखें तो इसका आंसर एट तो नहीं होगा, ऐसे समझ सकते हैं इसको। अब यहाँ पर बाय का अगर अपन बात करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। बाय की जैसे हम बात करते हैं तो बाय का मतलब होता है द्वारा या के द्वारा बोलेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कोई मीनिंग निकल नहीं रहा। द बुक इज़ खाली स्थान, द टेबल है, तो खाली स्थान बाय तो हो नहीं सकता, क्योंकि द्वारा शब्द है ही नहीं। टेबल के द्वारा बुक, ऐसा कुछ शब्द तो नहीं बन रहा है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। इन की अगर हम थोड़ा सा बात करें तो इन का जो यूज़ है वो किसी लंबे समय या बड़े क्षेत्र के लिए होता है। जैसे कि मैं बोलूँ तो जैसे इन मार्च, मार्च पूरे महीने की बात हो रही है, लंबे समय के लिए। इन 2006 लंबे समय के लिए, वहाँ पे इनका यूज़ होता है। कोई बड़ा क्षेत्र है, इन इंडिया, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है, बड़े क्षेत्र के लिए इसका यूज़ होगा। तो यहाँ पर इन भी इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन। ऑन के बारे में एक और बात जो मुझको याद आ रहा है वो मैं बता देता हूँ। ऑन का जो यूज़ है अपन जब भी करते हैं तो अपन देखते हैं कि ऑन का यूज़ करेंगे तो कोई दो चीज़ है वो आपस में टच में रहेगी। जैसे उदाहरण के तौर पर समझे, कोई टेबल एक मैं जैसे बना देता हूँ, सॉरी, ये जैसे ये कोई टेबल हो गया, इसके ऊपर एक बॉल को रख देते हैं, ये बॉल हो गया, ये, सॉरी, कोई टेबल है उसके ऊपर बॉल है, ऐसा समझ सकते हैं एक एग्जांपल से। एक डायग्राम बना हुआ है, साफ सुथरा थोड़ा नहीं है, लेकिन अगर इसमें समझे एक टेबल है, मान लो उसके ऊपर कोई बॉल रखी है, तो बॉल उसके टच में है। हम किसी किताब को टेबल में रखेंगे तो किताब उसके टच में रहेगा, टेबल और उस वस्तु के बीच में कोई गैप नहीं होता, तब वहाँ पर ऑन का उपयोग होता है। अगर टेबल और वस्तु के बीच में गैप है तो वहाँ पर ओवर का इस्तेमाल होता है। इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, फिलहाल अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन, क्योंकि जो बुक है वो टेबल के टच में है। ठीक, इस टाइप से 5 क्वेश्चन थे जिसको हमने पढ़ लिया। इस टाइप से जैसे कि और आपके क्वेश्चन आपको देखने हैं, पढ़ने हैं, जो शिक्षक भर्ती में जिस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसके लिए मेरा प्रयास है। तो कोशिश करें वीडियो को, चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस टाइप के क्वेश्चन मैं और लाते रहूँगा। थैंक यू।